वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10वीं के लिए सोशल साइंस की क्लासें बीआरएम ऑनलाइन क्लासेस में लेके आए हैं। आप लोग इस लॉकडाउन में घर पर बैठे बीआरएम स्कूल की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठाएं और शिक्षा से जुड़े रहें, ताकि परीक्षा के समय या जो कम समय जो हमारे पास बचता है उसमें हम घबराएं नहीं, हमारा आत्मविश्वास बना रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th में सोशल साइंस में जो सबसे महत्वपूर्ण 3 पार्ट हैं, जो सबसे अधिक अंक वाले हैं, 5वां, 6ठा और 7वां, ये तीनों लेसन राजनीति विज्ञान से संबंधित है। हमारा जो आज हम जो शुरुआत करेंगे पाठ संख्या 6 से करेंगे, जिसका नाम है केंद्र सरकार। किसी भी जो देश हो या राज्य हो या समाज हो या परिवार हो, उस समाज, परिवार या राज्य को चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाती है। कुछ शासन व्यवस्थाएं हो, राज्य को चलाने के लिए शासन व्यवस्थाएं हैं, देश को चलाने के लिए शासन व्यवस्थाएं हैं, परिवार को चलाने के लिए परिवार की तरफ से कुछ नियम और परंपराएं बनाई गई है, जिसकी वजह से उसका संचालन किया जाता है। अगर हम किसी राष्ट्र की बात करें तो उस राष्ट्र को संचालित करने के लिए जो सर्वमान्य जो संस्था है उसका नाम होता है सरकार। अब सरकार किससे कहते हैं, सरकार क्या है, इसको समझने से पहले जरूरी है कि राज्य क्या होता है। राज्य क्या होता है? राज्य जो है वो एक भावात्मक अवधारणा है। राज्य जो है वो एक कैसी अवधारणा है? भावात्मक अवधारणा। भावात्मक अवधारणा क्यों माना गया है? क्योंकि राज्य जो है वो अमूर्त है, अमूर्त व अदृश्य संस्था है। कैसी संस्था है? अमूर्त व अदृश्य संस्था। इसीलिए राज्य को भावात्मक अवधारणा माना गया। अमूर्त का मतलब उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, हम उसे मूर्त रूप नहीं दे, उसका अमूर्त निश्चित आकार नहीं है, अदृश्य उसे देखा नहीं जा सकता। मैं सामने खड़ा हूँ, मेरा एक निश्चित आकार है, आप मुझे देख रहे हो। मैं अदृश्य, मैं दृश्यवान हूँ, आप मुझे देख सकते हो, मेरे बारे में बता सकते हो, ऐसे है, इसकी संरचना ऐसी है। लेकिन राज्य के बारे में हम ये अमूर्त और अदृश्य इसलिए संस्था माना गया है, इसलिए एक भावात्मक अवधारणा। तो इस राज्य को अमूर्त से मूर्त रूप प्रदान करना व अदृश्य से दृश्यवान जो संस्था बनाती है, उसी संस्था को सरकार कहा गया। कहने का मतलब यह है कि सरकार वह संस्था है जो राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है, जो राज्य को दृश्यवान बनाती है, उसे क्या कहा गया है? सरकार कहा गया। मतलब क्या हुआ कि राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। क्यों है भावात्मक अवधारणा? क्योंकि राज्य अमूर्त व एक अदृश्य संस्था है। इस राज्य जो अमूर्त व अदृश्य है, इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था है, उसे क्या कहा गया है? सरकार कहा गया। अगर हम सरकार के विभिन्न स्तरों की बात करें तो मुख्य रूप से विभिन्न देशों में सरकार के प्रमुख रूप से 2 स्तर पाए जाते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक प्रत्येक राज्य में। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार है उसे केंद्र सरकार या संघीय सरकार कहा गया है, और प्रत्येक राज्य में जो सरकारें हैं उन्हें राज्य सरकार कहा गया है। हम सबसे पहले सरकार का जो स्तर है केंद्र सरकार, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखें आप लोग, केंद्र सरकार। सरकार जो है, सरकार के प्रमुख रूप से 3 अंग होते हैं। सरकार जो है उस सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। सरकार के 3 अंग होते हैं। वो 3 अंग कौन कौन से? नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। ये सरकार के प्रमुख रूप से 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका, इसका एक अन्य नाम भी है जिसे कहा गया है विधायिका। व्यवस्थापिका या विधायिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। ये 3 अंग न केवल संघीय सरकार में बल्कि जो राज्य स्तरीय सरकारें हैं, उन राज्य स्तरीय सरकारों में भी सरकार को 3 अंगों में संगठित किया गया। हम सबसे पहले सरकार का जो प्रथम अंग है व्यवस्थापिका,
उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन व्यवस्थापिका का अध्ययन करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि व्यवस्थापिका क्या होती है, क्या उसका काम है, कार्यपालिका क्या होती है, क्या उसका काम है, और न्यायपालिका क्या करती है। व्यवस्थापिका या विधायिका सरकार का वह अंग जो देश के लिए कानून का निर्माण करती है, उसे क्या कहा गया है, व्यवस्थापिका या विधायिका कहा गया है। कार्यपालिका क्या करती है, व्यवस्थापिका या विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून को देश में लागू करना, उस कानून को देश में क्रियान्वित करना, ये काम सरकार का दूसरा अंग कौन सा, कार्यपालिका करती है। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका इन दोनों के द्वारा बनाया गया जो कानून है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया जो कानून है, उस कानून की समीक्षा करती है, समीक्षा जांच करती है। समीक्षा किस बात की, जांच किस बात की करती है कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया कानून जनता के हितों की सुरक्षा करता है या नहीं करता है, जनता के मौलिक अधिकारों को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा है, इनके द्वारा बनाया गया कानून अवैध तो नहीं है। अगर अवैध है तो उसे न्यायपालिका उसकी समीक्षा करके ऐसे कानून को रद्द घोषित कर सकती है। तो ये सरकार के जो प्रमुख अंग है, इनके ये अर्थ थे। सरकार का जो पहला अंग है व्यवस्थापिका, उसके बारे में देखते हैं। व्यवस्थापिका, जैसे अभी हमने पढ़ा, देश के लिए कानून का निर्माण करना। ये जो व्यवस्थापिका है ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और प्रथम अंग है। इस व्यवस्थापिका को भी दो स्तरों पर संगठित किया गया है, केंद्र के लिए अलग है, राष्ट्र के लिए अलग है और राज्य के लिए अलग है। जो केंद्र पर स्थित जो व्यवस्थापिका उसे कहा गया है संघीय व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका यह क्या कहा गया है, केंद्रीय व्यवस्थापिका। संविधान क्या कहता है, संविधान कहता है कि देश की जो संघीय व्यवस्थापिका है, देश की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे क्या नाम दिया गया है, संसद नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, संसद। भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे किस नाम से जाना जाता है, संसद। मतलब क्या हुआ, देश के लिए कानून निर्माण का कार्य कौन करती है, संसद। संसद देश की वो सर्वोच्च संस्था है जो देश के लिए कानून का निर्माण करेगी। तो व्यवस्थापिका भारतीय संविधान में या भारतीय राज्य व्यवस्था में संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, संसद के नाम से जाना जाता है। अब संसद क्या है, संसद देश की संघीय व्यवस्थापिका है। संसद के भी तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। ये जो ये बात बताई जा रही है, ये न केवल 10वीं के लिए बल्कि 11th और 12th क्लासों में भी और जितने भी प्रतियोगी एग्जाम जो होते हैं उनमें भी ये बात पूछी जाती है कई बार। संसद जो है उसके तीन अंग माने गए हैं, उन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। वो तीन अंग प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, दो तो संसद के सदन है। सदन कौन कौन से, एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। ये संसद के तीन प्रमुख अंग हैं। इन तीनों के द्वारा ही, इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। अगर इन तीन में से एक की भी कमी है तो उस स्थिति में संसद को पूर्ण नहीं माना जाएगा, अपूर्ण माना जाएगा। तो ये संसद के तीन प्रमुख अंग। अगली जो बात है वो हम संसद से शुरू करते हैं। और जो संसद का पहला सदन है लोकसभा, उससे हम आगे की चर्चा करते हैं। लोकसभा को भारतीय संसद का प्रथम सदन कहा गया है। कैसा सदन कहा गया है, प्रथम सदन। और क्या कहा गया है, ये लोकसभा के अलग अलग नाम हैं। लोकसभा को भारतीय संसद का प्रथम सदन कहा गया है और क्या कहा गया है, निम्न सदन कहा गया है। क्या कहा गया है, निम्न सदन। इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय का मतलब क्या हुआ, लोक यानी लोक, प्रिय यानी पसंद। लोक यानी लोक और प्रिय यानी पसंद। लोगों की पसंद के जो व्यक्ति हैं चुनाव के दौरान
जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, लोग जो है अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनाव में वोट देते हैं और जिसको सर्वाधिक मत या वोट प्राप्त होते हैं वो विजयी होता है और लोकसभा में जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा संसद का वह सदन है जिसमें लोगों की पसंद के व्यक्ति बैठते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जो उम्मीदवार हैं, जनता के रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो चुने हुए जो उम्मीदवार हैं वो लोकसभा में जाते हैं। इसलिए लोकसभा को क्या कहा गया है? संसद का लोकप्रिय सदन कहा गया। इस लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है? अगर गठन की बात करें तो गठन में भी कई अलग अलग बिंदु हैं। जो सबसे पहला जो है वो है सदस्य संख्या। लोकसभा में कितने सदस्य आएंगे? लोकसभा को देश का प्रतिनिधि सदन माना गया है क्योंकि देश का के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं वो लोकसभा सदन में आते हैं। इसलिए मूल संविधान में क्या कहा गया? मूल संविधान में कहा गया कि लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी निश्चित की गई थी? 500। मूल संविधान मतलब जब संविधान बना था उस समय लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 500। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि होती गई और 1987 में एक संशोधन किया गया संविधान में। इसका क्या नाम था? गोवा, दमन व दीव संशोधन अधिनियम 1987, जिसके अंदर यह तय किया गया कि लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी, लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी? 552। कहने का मतलब है वर्तमान में लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। अब क्या है, इस 552 को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? ध्यान से सुने। जैसे ये अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इन 552 में से 530 सदस्य जो हैं वो राज्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाएंगे। राज्य जो निर्वाचन क्षेत्र है, समस्त राज्यों को कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? 530 राज्यों से लोकसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होके आएंगे? 530। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ा जा रहा है, निर्वाचन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। पूरे राजस्थान को कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है? 25। जैसे नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जोधपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, आपके ये बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे पूरे राजस्थान को कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? 25। तो पूरे देश से राज्यों से कितने उम्मीदवार या व्यक्ति निर्वाचित होकर आएंगे लोकसभा में? 530। आगे है 20 जो सदस्य हैं वो संघीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे। 20 सदस्य जो हैं वो संघीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे। संघीय निर्वाचन क्षेत्र जो संघ शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं जिनकी संख्या पहले 7 थी, अब उनकी संख्या 9 हो गई है। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश देश में बने, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। पहले 7 थे, अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 9। तो संघीय जो निर्वाचन क्षेत्र मतलब जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहां से कितने सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित होंगे? 20 सदस्य। और 2 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे? राष्ट्रपति द्वारा। अब देखो निर्वाचित और मनोनीत क्या आता है? एक बार मैं वापस लिखता हूं। 530 सदस्य जो है वो राज्यों से निर्वाचित, 20 सदस्य जो हैं संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित और 2 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा
मनोनीत किए जाएंगे। निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दो प्रकार के होते हैं, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य तो ऐसे हैं जो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा या मतदान प्रक्रिया के द्वारा चुने गए हैं, वो निर्वाचित। और मनोनीत सदस्य वो होते हैं जिन्हें बिना चुनाव लड़े या बिना निर्वाचित किया, जिन्हें बिना चुने हुए मनोनीत किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, वो कहलाते हैं मनोनीत सदस्य। तो लोकसभा की वर्तमान में जो अधिकतम सदस्य संख्या है 552, इस 552 में से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होंगे, 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है। ये 2 सदस्य कौन हैं? ये 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित होते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय या फिर क्या कह दो, एंग्लो इंडियन समुदाय। आंग्ल भारतीय समुदाय का मतलब क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद में अंग्रेज जो है वो भारत छोड़कर अपने वतन को चले गए थे, लेकिन कुछ अंग्रेज स्त्री और पुरुष भारत में रहने लगे, उनकी संतानें आज क्या कहलाती है, आंग्ल भारतीय समुदाय में वो शामिल किए जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या भारत में बहुत कम है, इसलिए अगर ये चुनाव लड़े प्रत्यक्ष रूप से तो इनका निर्वाचन होना असंभव है। ऐसे लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के लोकसभा में इस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। तो ये तो थी लोकसभा की सदस्य संख्या। अगर लोकसभा की सदस्य संख्या में आगे बात करें तो लोकसभा में वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है, 545। ये दोनों में अंतर है। अगर आपको ये पूछे कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तब तो आपको ये बताना है 552। अगर आपको ये पूछे कि वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, तब आपको बताना है 545। इन 545 में से 543 जो हैं वो तो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। अगला लोकसभा के गठन में अगला जो बिंदु है वो है निर्वाचन। वो है निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा? तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो जनता करती है, मतदान की क्रिया में भाग लेकर, अपना मत देकर, अपना वोट देकर उनका चुनाव करती है। मतदान के लिए कहा गया है, मतदान के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया है। मतदान के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया है। कि अब वयस्क को डिफाइन कैसे किया गया है कि जो स्त्री और पुरुष जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, ऐसे स्त्री और पुरुष जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और जिसका भारतीय मतदाता सूची में पंजीकरण हो रखा है, नाम लिखा गया है, ऐसे व्यक्तियों को वयस्क माना गया है और उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया है। भारतीय मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है, केवल 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से नहीं होगा, दोनों शर्तें होना जरूरी है। 18 वर्ष की आयु भी पूर्ण किया हुआ हो और भारतीय सूची में उसका नाम भी अंकित हो, ऐसे व्यक्ति को वयस्क मताधिकार दिया गया है। तो लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वो कैसी निर्वाचन प्रणाली होगी, ध्यान रखें, लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली का नाम है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, सीधे जनता स्वयं चुनाव में भाग लेकर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करेगी। अगली बात क्या निर्वाचन में, अगली है कि लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र होंगे वो निर्वाचन क्षेत्र कैसे होंगे, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कैसे, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य चुनाव में विजयी होकर जाएगा, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार को चुना जाएगा, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य नहीं चुने जाएंगे। ये इसका लोकसभा का गठन में निर्वाचन। अगला जो गठन में है वो है सदस्यों की योग्यताएं।
कोई व्यक्ति जो है लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। उसके लिए कुछ शर्तें, कुछ योग्यताएं तय की गई है, उन योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है। वो शर्तें, योग्यताएं क्या है, हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहली योग्यता है वह है भारत का नागरिक। भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके पास उसकी राष्ट्रीयता जो है वो क्या होनी चाहिए, इंडियन, भारतीय, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण योग्यता है वो क्या है, वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है जिसकी आयु कम से कम कितने वर्ष की हो, 25 वर्ष। 25 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त जो व्यक्ति है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। अगर 25 वर्ष से कम उसकी आयु है, इस स्थिति में वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तीसरी योग्यता वह है भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन किसी सरकारी सेवा में कार्यरत है या किसी लाभ के पद पर है, तो उस लाभ के पद पर रहते हुए वह लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। अगर उसे लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो पहले उसे अपने उस लाभ के पद को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में वह लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता प्राप्त कर सकेगा। चौथी और जो अंतिम महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है कि वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ऐसा व्यक्ति भी लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता जो न्यायालय द्वारा, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, न्यायालय द्वारा उसे पागल घोषित न किया गया हो, वो दिवालिया घोषित न किया होगा। अगर कोई व्यक्ति पागल घोषित किया गया न्यायालय द्वारा या उसे दिवालिया घोषित किया गया है, तो इस स्थिति में वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता। ये लोकसभा सदस्यों की प्रमुख योग्यताएं हैं। अगले जो गठन में है लोकसभा में वो है कार्यकाल। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो वैसे तो कितने वर्ष है, 5 वर्ष। कितने वर्ष है, 5 वर्ष। ये अधिकतम कार्यकाल की सीमा 5 वर्ष, लेकिन ये निश्चित नहीं है। ये क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी उसके कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता, उसे भंग किया जा सकता है। और लोकसभा को भंग करने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा को भंग कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, लोकसभा को भंग करने का आदेश तो कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। लेकिन राष्ट्रपति स्वविवेक से ये कार्य नहीं करेगा। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से लोकसभा को भंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, संविधान क्या कहता है कि लोकसभा को राष्ट्रपति समय से पूर्व भंग कर सकता है, लेकिन इस आशय का सुझाव या परामर्श उसे प्रधानमंत्री दे। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। अब प्रधानमंत्री के परामर्श से क्यों, इसका भी कारण है, क्योंकि लोकसभा का नेता किसको माना गया है, प्रधानमंत्री को माना गया है। इसलिए प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को उसके
कार्यकाल के 5 वर्ष के समय से पूर्व भंग कर सकता है। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण, और ऐसा अब तक कितनी बार हो गया है? 9 बार। देश में 9 बार ऐसी परिस्थितियां मौजूद हुई है या उत्पन्न हुई है कि जब प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति ने लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व क्या किया है? भंग किया है। लोकसभा के गठन में अगला बिंदु है पदाधिकारी। लोकसभा में 2 प्रकार के पदाधिकारी होते हैं, एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है इनका अलग से कोई चुनाव नहीं है कि जनता इनका चुनाव करे, नहीं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, संविधान क्या कहता है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, वो कुल जो सदस्य हैं वो अपने में से ही किसी एक को क्या बनाएंगे? अध्यक्ष बनाएंगे, और किसी एक को क्या बनाएंगे? उपाध्यक्ष बनाएंगे। तो लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं वही अपने में से किसी एक को क्या बनाएंगे? अध्यक्ष, और वही अपने में से किसी एक को क्या बनाएंगे? उपाध्यक्ष बनाएंगे। मतलब वर्तमान में जो 545 सदस्य हैं उन 545 में से ही वो सदस्य किसी एक को क्या बनाएंगे? अध्यक्ष बनाएंगे, और किसी एक को क्या बनाएंगे? उपाध्यक्ष बनाएंगे। अब इनको हटाया कैसे जाए? इनका कार्यकाल कितना है? वैसे भी इनका कार्यकाल भी लोकसभा के कार्यकाल जितना है, 5 वर्ष उनका है। अगर वो समय से पहले भंग कर दी जाती है तो इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, नया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इनके पद से हटाने के लिए लोकसभा में जो कुल बहुमत है उस साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पास करवाया जाएगा, और वो प्रस्ताव पास होने के बाद में जिसके विरुद्ध वो प्रस्ताव लाया जाएगा, अगर अध्यक्ष के विरुद्ध वो प्रस्ताव लाया जा रहा है और लोकसभा से पारित हो जाता है तो स्वीकृत हो जाता है, तो अध्यक्ष को उसके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके हटाने संबंधी जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिस दिन वो प्रस्ताव लाया जा रहा है उससे 14 दिन पूर्व उसकी सूचना देनी क्या है? आवश्यक है। ये था लोकसभा के गठन में पदाधिकारी। अब लोकसभा के गठन में अगला जो चरण है वो है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। एक लोकसभा का अध्यक्ष होने के नाते लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या है? सबसे पहला कार्य क्या है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है कि वह सदन में शांति व अनुशासन बनाए रखे। शांति व अनुशासन बनाए रखे। दूसरा कार्य क्या है? सदन में होने वाली कार्यवाही के संबंध में वह राष्ट्रपति से परामर्श लेगा। राष्ट्रपति से नहीं, सदन के नेता। सदन का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। से परामर्श लेगा। लोकसभा का अध्यक्ष होने के नाते वह कई प्रवर समितियों का पदेन सभापति होता है। पदेन अध्यक्ष होता है। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लोकसभा के अध्यक्ष का, वो है लोकसभा में रखा गया कोई विधेयक, लोकसभा में रखा गया कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच करता है। कहने का मतलब क्या हुआ? लोकसभा में जो विधेयक रखा जा रहा है वो विधेयक धन विधेयक है या कोई और विधेयक है, इसकी जांच भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आज की हमारी क्लास से इतनी रहेगी। अगली कक्षा के लिए आप हमारे ऑनलाइन चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।